बायोलॉजी जो है वो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। फ्यूचर डिसाइड करता है ठीक कि प्रिपरेशन साइकिल क्या है, मतलब कि मंत्रास क्या है। पर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू आरएस एकेडमी। बच्चों, आरएस एकेडमी क्लास 10th के बच्चों के लिए एक स्पेशल बैच लाया है, निर्णय 2026 बैच, जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, इंग्लिश सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई होगी एक बेहतरीन फैकल्टी टीम के साथ। मैं आपको अपने बारे में बता दूं तो आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर, योर बायोलॉजी मेंटोर वर्षा। मैं आपको बायोलॉजी पढ़ाने वाली हूं, ठीक है। अगर बच्चों क्लास 10th का बात करते हैं तो क्लास 10th सिर्फ एक क्लास नहीं है, ये एक फाउंडेशन है आपके फ्यूचर को बेस्ट शेप देने के लिए, आपके गोल को डिफाइन करने के लिए। और क्लास 10th में आपको थोड़ा सा क्या है, सीरियस हो जाना है ना। आप क्लास 9 तक सीरियस नहीं थे, चलेगा। अब क्लास 9th गई, उसकी बात गई, लेकिन क्लास 10th में आपको क्या है, थोड़ा सीरियस हो जाना है अपने स्टडी को लेकर के, क्योंकि आपको तो बोर्ड एग्जामिनेशन देना है। और ये क्लास 10th जो है ये आपका बेस है, जो कि आपका फ्यूचर डिसाइड करता है, ठीक है। ये आपके फ्यूचर को शेप देता है। तो अब इसमें क्या है, हमें बहुत सारी चीज़ें को फॉलो करनी पड़ती है ना। बहुत सारे ऐसे गाइडेंस हमें टीचर्स के द्वारा मिलेंगे जो हमको फॉलो करना पड़ेगा। बट डोंट वरी, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। आप इस जर्नी में बिल्कुल अकेले नहीं हैं। हम सारे टीचर, सारे मेंटोर, फैकल्टी आपके इस साथ हैं इस जर्नी में। ये बोर्ड एग्जामिनेशन का जो आपका जर्नी है, इस जर्नी में आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो बच्चों, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगी कि आपको क्या चीज़ें अपनी प्रिपरेशन के दौरान में फॉलो करनी है और क्या चीज़ें फॉलो नहीं करनी है। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा जानते हैं, क्योंकि मैं तो आपको बायोलॉजी पढ़ाऊंगी, है ना, लेकिन आपको भी पता है कि बायोलॉजी साइंस का एक पार्ट होता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साइंस क्या होता है। साइंस क्या होता है बच्चों, तो देखो, साइंस क्या होता है बच्चों। एक्चुअल में साइंस जो होता है उसमें हम अपने नेचुरल वर्ल्ड को, हम अपने इन्वायरमेंट को ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू, एनालिसिस के थ्रू क्या करते हैं, उसको हम एक्सप्लोर कर पाते हैं, है ना। उसे हम क्या करते हैं, एक्सप्लोर कर पाते हैं। साइंस लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। अगर मैं बात करूं साइंस के ब्रांचेस के बारे में, तो साइंस जो है वो 3 ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। साइंस के 3 कैटेगरी हो जाते हैं। एक हमारा हो गया फिजिक्स, दूसरा हमारा केमिस्ट्री और तीसरा हमारा बायोलॉजी। तो फिजिक्स वाले सर आपको बताएंगे फिजिक्स क्या होता है, केमिस्ट्री वाले सर आपको क्या बताएंगे, केमिस्ट्री क्या होता है ना। मीन्स हम फिजिक्स में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं, हम केमिस्ट्री में किसके बारे में पढ़ाई करते हैं। लेकिन आपको मैम बताएंगी कि व्हाट इज बायोलॉजी, बायोलॉजी क्या होता है। सो बच्चों, बायोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। बायोलॉजी कितने वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, तो 2 वर्ड से मिलकर के बना है। एक क्या है आपका बायो और दूसरा क्या है आपका लॉजी, है ना। देखो, क्लास 10th के पूरे जर्नी में मैं आपको ये बताऊंगी कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, यानी कहीं ना कहीं जो भी हमारे टर्मिनोलॉजी है, उस टर्मिनोलॉजी में हमारे उसका वर्ड का मतलब क्या है वो आपको टर्मिनोलॉजी से ही बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो बायोलॉजी है ना बच्चों, ये बायो मतलब हो गया लाइफ, और लॉजी मतलब क्या हो गया, लोगोस या फिर लोगस। और बायोलॉजी ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है। बायो मतलब क्या होता है, लाइफ। लॉजी का मतलब क्या हो गया, लॉजी लोगोस या लोगस वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसे हम क्या बोलते हैं, तो बच्चों जिसे हम बोलते हैं टू स्टडी, मीन्स स्टडी अबाउट लाइफ, ठीक है। हम बायोलॉजी साइंस का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं, लाइफ के बारे में पढ़ाई करते हैं। अब लाइफ किस में है, ये जो हमारा डिजिटल बोर्ड है इसमें लाइफ है, बिल्कुल नहीं है। ये डिजिटल पेन में लाइफ है, बिल्कुल नहीं है। ये जो मैंने माइक लगा रखा है इसमें लाइफ है, बिल्कुल नहीं है। आप जो टेबल कुर्सी पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, टेबल है, बेंच है या चेयर है, उसमें लाइफ है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन आप में लाइफ है, मुझ में लाइफ है ना, मैम में लाइफ है, आप में लाइफ है। तो कोई तो बच्चों ऐसी क्राइटेरिया होगी ना जिससे हम ये डिसाइड करते होंगे कि लाइफ किस में है या किस में नहीं है। तो यही सब चीज़ों के बारे में हमें मेनली बायोलॉजी में पढ़ना पड़ता है।
यानी हमने अपने डे फर्स्ट के लेक्चर में ये तो देख लिया कि बायोलॉजी क्या होता है ना। बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच होता है, हमने ये भी देख लिया कि साइंस क्या होता है, फिर हमने ये भी देख लिया कि बायोलॉजी क्या होता है। लेकिन बच्चों अगर अब मैं बात करूं कि आपके कुछ स्ट्रैटेजी होने वाले हैं, ठीक है, आपके क्या होने वाले हैं, कुछ स्ट्रैटेजी होने वाले हैं, तो वो क्या होगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको कहीं ना कहीं जानना है कि क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है और क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। तो उससे पहले ये जान लो कि साइंस का जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसका, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, उसका तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन में वेटेज क्या है, ठीक है। तो देखो आपका टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। कितना मार्क्स का आपका पेपर होगा? टोटल 100 मार्क्स का आपका टोटल पेपर होने वाला है। 100 मार्क्स में से आपके 20 मार्क्स क्या होंगे? इंटरनल असेसमेंट के हो जाएंगे, ठीक है। 20 मार्क्स क्या हो जाएंगे? इंटरनल असेसमेंट के हो जाएंगे। अब बोलोगे मैम बचा 80 मार्क्स, 80 मार्क्स का भी बता दीजिए मैम क्या होगा। तो देखो आपका थ्योरी टोटल जो है 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से बायोलॉजी आपके 30 मार्क्स के होंगे, फिजिक्स आपके 25 मार्क्स के, और केमिस्ट्री आपके 25 मार्क्स के। और हाँ, ये वेरी करता है, पिछले कुछ जो प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को देखते हुए ये एनालिसिस किया गया है, ठीक है। ये जो है बच्चों, ये जो मार्क्स है ना, जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशंस का, मतलब हमारे बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का, ये वेरी कर सकता है, ठीक है। अब इसमें भी हम ये जानेंगे कि हमारे बायोलॉजी में कुछ चैप्टर्स होंगे, है ना। आपके जैसे क्लास 9th में आपने बायोलॉजी में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपने पढ़ रखा है, आपने टिश्यू पढ़ रखा है, आपने इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ रखा है। तो वैसे ही ये तो बायोलॉजी में भी हमारे कुछ चैप्टर्स होंगे। तो फाइनली देखते हैं कि उन चैप्टर्स का वेटेज क्या होने वाला है हमारे लेक्चर में, ठीक है। क्या देखेंगे हम? अब उन चैप्टर का वेटेज क्या होने वाला है। तो देखो हमें क्या करना है कि बुक्स जो है वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी बुक को फॉलो करना है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, ठीक है। आप बस देख लो, ये एनसीईआरटी बुक है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है। बच्चों को एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, लेकिन एक्चुअल में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, बोलोगे मैम ये कहाँ मिलेगा, तो आप जब एनसीईआरटी के वेबसाइट पे जाइएगा तो एनसीईआरटी की वेबसाइट पे आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्या कर सकते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर को क्या कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं बात कर रही थी ना कि हमारे चैप्टर का वेटेज क्या होने वाला है। तो देखो जो लाइव प्रोसेस है ना बच्चों, लाइव प्रोसेस का हमारा वेटेज होने वाला है, लाइव प्रोसेस का हमारा वेटेज होने वाला है 7 to 8 मार्क्स का, ठीक है। क्या होने वाला है? 7 to 8 मार्क्स का हमारा लाइव प्रोसेस का वेटेज रहता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का वेटेज रहता है 5 to 6 मार्क्स का। फिर से हमारे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस चैप्टर का जो वेटेज रहता है 6 to 7 या 7 to 8 मार्क्स का रहता है। और जो हेरिडिटी चैप्टर है इसका वेटेज 4 to 5 मार्क्स का होता है। आवर इन्वायरमेंट का बिल्कुल श्योर होता है कि इसका 5 मार्क्स का वेटेज हो जाता है। अब फिर से मैं बात कर रही हूँ बैक, ठीक है। जैसे कि बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स का श्योर नहीं है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए एनालिसिस किया गया है, वैसे ही ऐसा नहीं है 7 to 8 मार्क्स का है। अगर ये थोड़े ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ गया तो तुम बोलोगे मैम आपने तो इतना ही बता रखा था, आपने बोला था मैम 7 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है लाइव प्रोसेस से, आपने बोला था मैम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 5 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है, आपने बोला था मैम कि हेरिडिटी से 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो बच्चों ये वेरी कर सकता है, मतलब कि इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। यानी कि हो सकता है कि 7 to 8 मार्क्स ना हो के 8 to 9 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर से, और हो सकता है कि 5 to 6 मार्क्स का ना हो के 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर से। तो ये माइंडसेट नहीं करनी है, हमें सारे चैप्टर्स को इक्वल पढ़नी है। लेकिन वही मैं बात करूं कि जब तुम प्रिपरेशन करते हो, अब तुम्हें बोर्ड एग्जामिनेशन देना है ना, या फिर तुम फर्दर जब 11th-12th में जाओगे तो कुछ बच्चे क्या करेंगे, बायोलॉजी स्ट्रीम को लेकर के अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे, कुछ बच्चे मैथ्स स्ट्रीम को लेकर के अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे। अब जो बायोलॉजी वाले हमारे बच्चे होंगे वो बच्चे नीट को टारगेट करेंगे, जो हमारे मैथ्स वाले बच्चे होंगे वो जेईई मेंस एडवांस को टारगेट करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे कॉमर्स ले लेंगे, वो सीए वगैरह का प्रिपरेशन करने लगेंगे, कुछ बच्चे आर्ट्स लेंगे, कुछ बच्चों का सपना होगा उनको यूपीएससी करना है,
कुछ बच्चों का सपना होगा उनको बीपीएससी करना है। तो जब तुम कोई भी अपना सपना देखते हो, कोई भी जब तुम्हें एम को अचीव करना रहता है, तो तुम क्या करते हो, उसके लिए एक स्ट्रैटेजी बनाते हो, है ना। तो वैसे ही आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके चैप्टर्स के डिस्ट्रीब्यूशन क्या होंगे, आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में जो सब्जेक्ट वाइज वेटेज क्या होगा, वो सब कुछ क्या किया गया है, वो सब कुछ प्रॉपर एनालिसिस कर करके आपको टीचर्स जो हैं वो आपके लिए एनालिसिस करके लाए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो थोड़ा बहुत वेरी कर जाएगा तो आपको टीचर्स को ब्लेम करना है, ठीक है। चलो तो आगे देखते हैं हम, आ गया समझ में कि हमारा वेटेज क्या है। अब आगे देखते हैं हम कि प्रिपरेशन साइकिल क्या है, मतलब कि मंत्रास क्या है। यानी कि जो मैम इतने देर से बोल रही है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, व्हाट शुड बी डू एंड व्हाट शुड वी अवॉइड, यानी क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना है, अब तुम्हें वो मैम समझाने वाली है, ठीक है। तो देखो क्या करना है, मेंटेन कंसिस्टेंट अटेंडेंस इन शेड्यूल लेक्चर। अब तुम बोलोगे मैम ये तो ऑनलाइन लेक्चर है, ठीक है, तो ये लेक्चर में अटेंडेंस का बात कहाँ से आ गया। बच्चों क्या होता है कि आप कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर नहीं करते हो, ठीक है। अब सपोज क्या है, जो लेक्चर है अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो या आप मल्टीपल एप्लीकेशन पे देख रहे हो, तो आप क्या सोचते हो कि नहीं मैं लाइव लेक्चर नहीं करूंगा, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर कर लूंगा। या कुछ बच्चे जो हैं वो सोचते हैं जब पूरे एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं सारे चैप्टर का लेक्चर कर लूंगा। या कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्या करेंगे, उन चैप्टर्स के लेक्चर को ना करके डायरेक्टली वन शॉट कर लेंगे, मतलब वो सोचेंगे कि बिल्कुल काम की बातें ही मुझे पता चलनी चाहिए। तो ऐसा नहीं करना है, आपका लेक्चर जब भी शेड्यूल हो आपको टाइम पे लेक्चर करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, आप यूट्यूब पे जब कोई भी लेक्चर लाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, 5 मिनट आपने देखा, आपने स्किप कर दिया, है ना, आपने एग्जिट कर दिया, फिर आप किसी और लेक्चर को ढूंढने लग जाते हो, किसी और मैम का या सर का देखने लग जाते हो। आपको बच्चे कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर देखना है, आप किसी का लेक्चर देखो, ठीक है, लेकिन आप एक कंसिस्टेंसी के साथ लेक्चर देखो। इसको ऐसे समझो ना कि जब भी क्या होता है, आप कोई फ्रेंड बनाते हो, ठीक है, आप सपोज क्या है कि क्लास 9th में थे, अभी आप क्लास 10th में गए। क्लास 10th में जब आप गए तो एक तो होता है कि हाँ सेक्शन वाइज जो है बच्चे चेंज होते रहते हैं, एक होता है सेम सेक्शन जो है वो फिर आपको क्लास 10th में भी सारे बच्चे सेम मिल गए। कुछ न्यू एडमिशन्स होते हैं, है ना, जनरली 9th में तो कुछ न्यू एडमिशन्स भी होते हैं। तो उस टाइम में क्या होता है, मतलब कि आपको कुछ नए नए लोगों को फेस करना है, तो आप क्या करते हो, डे फर्स्ट उसके साथ बिल्कुल फ्रैंक हो जाते हो, बिल्कुल नहीं, है ना, आपको कुछ टाइम लग जाता है फ्रैंक होने में। तो उसी तरह क्या करना है, हमें लेक्चर को 2 से 3 मिनट में स्किप नहीं करना है, हमें समझने का कोशिश करना है, क्योंकि वो चैप्टर आपके लिए न्यू है। क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो आपके लिए बिल्कुल न्यू है। तो इसका मतलब यही है बच्चों, मेक योर ओन क्लीन एंड क्लियर नोट्स, मतलब कि या क्लियर एंड क्लीन नोट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं करना है कि मैम अगर आपको बोलती है कि ये सारे स्लाइड्स मिल जाएंगे तो आप बस क्या करोगे, आराम से बैठे रहोगे कि हाँ लेक्चर तो मैंने देख लिया है, मेरा काम जो है वो फिनिश हो गया, अब मैम तो स्लाइड देगी ही ना, तो मैम जब स्लाइड देगी उसको डाउनलोड कर लूंगा, देन जेरोक्स करा के ला लूंगा, और बोर्ड एग्जामिनेशन के टाइम में मेरे पास 100 to 200 जो पेजेस होंगे उन सारे को रिवाइज कर लूंगा। ऐसा बिल्कुल गलती नहीं करना है। हमेशा क्लासेस के टाइम में तुमसे जितना नोट्स बन पाता है अपने लैंग्वेज में उसको बनाओ, जो मैम लिखवाती हैं उसको लिखो, और उसके बाद क्या करो, जैसे तुम्हारा लेक्चर एंड हो तो उसके बाद कुछ स्नैक्स वगैरह ले लो, या जब ब्रेकफास्ट का टाइम है तो ब्रेकफास्ट कर लो, लंच का टाइम है लंच कर लो, डिनर का टाइम है डिनर कर लो, लेकिन उसके बाद फिर से आके एक बार उसको रिवाइज करो, देखो कहाँ पे तुमने क्या चीजें स्किप कर रखी है जो तुम्हें करके कंप्लीट कर लेना है, ताकि तुम जब नेक्स्ट डे अपना कॉपी खोलो रिवीजन करो तो तुमको क्या हो, जो कॉन्सेप्ट है जो नोट्स हैं वो समझ आए, है ना। किसी भी बच्चों का लास्ट टाइम में हम क्या करते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं जो लिख रहे होते हैं, जो सिंसियर बच्चा होते हैं, तो उनका क्या करते हैं, हम लास्ट टाइम उनका नोट्स ले लेते हैं, उसका हम जेरोक्स करा लेते हैं। ये गलती कभी नहीं करना है, हमेशा आपको अपने लैंग्वेज वाला नोट समझ में आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, गो थ्रू दैट टॉपिक इन द एनसीईआरटी बुक, ठीक है। अब देखो
एनसीईआरटी बुक और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ये दोनों का तुमने इमेजेस देखा है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बारे में मैम ने क्या बताया कि आप उसको जाके फ्री ऑफ कॉस्ट वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। रहा बात एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, तो जितना मैम ने पढ़ा रखा है ना, जो भी टॉपिक आपको मैम ने पढ़ा रखा है, हमेशा आपको जाके गो थ्रू होना है। कहाँ से? एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से। ठीक है, देखो विदाउट टीचर आप जब एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक लेकर के बैठते हो ना, तो आपको थोड़ा समझने में दिक्कत होती है। ठीक है, कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन जब आपने लेक्चर अटेंड कर लिया है तो आपको एनसीईआरटी समझने से कोई नहीं रोक सकता है, तो आपको समझ आएगा। और ऐसा नहीं है कि आपकी मैम आपको एनसीईआरटी नहीं समझाने वाली है, यहाँ पे भी उसके जो स्क्रीनशॉट्स रहेंगे या उसके इमेजेस यहाँ पे रहेंगे, और उसको भी मैं क्या करूँगी, जो हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा उसको भी मैं रीड करके आपको उसको भी मैं समझाते जाऊंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, देखो प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस। तो यानी कि आपको आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से, या आपको जो डीपीएस मिलेंगे, ठीक है ना, यानी डेली प्रैक्टिस सीट मिलेगा आपको, या आपको वो डीपीपी के भी रूप में मिल सकते हैं, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मॉड्यूल आपको जो मिलेंगे, ये सारे कुछ का आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब ऐसा नहीं करना है बच्चों कि हम वेट करेंगे, ठीक है मैम पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा तो कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। नहीं, हमारा जो जितना टॉपिक कंप्लीट हुआ है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। ठीक है, और लास्ट में आपके जो होंगे वो पूरा मिक्स क्वेश्चंस रहेंगे, वो टॉपिक वाइज हमें क्वेश्चंस करना है। इसको ऐसे समझ लो, जब कोई भी साइंटिस्ट किसी भी थ्योरी को देते हैं तो उनका क्या किया जाता है, उनको अप्लाई किया जाता है, मतलब कि मीन्स एप्लीकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्लास में आपको क्या समझ आया है, आपको क्या नहीं समझ आया है, वो कैसे पता चलेगा बच्चों, वो इससे पता चलेगा कि आपने उससे क्वेश्चन लगाई है या नहीं, और आपने क्वेश्चन जब लगाया है तो आपसे कितने क्वेश्चंस बने। इफ अगर आपसे नहीं वो क्वेश्चंस बने तो आप वो टीचर से पूछोगे। ठीक है, आपको जब वो टीचर समझा देंगे, देन नेक्स्ट टाइम फिर से आप उसको लगाने का कोशिश करोगे। जब अगर फिर से आपसे वो नहीं बनता है तो मे बी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो फिर से आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके पढ़ के आपको समझते जाना है। बोर्ड एग्जाम है, बहुत टफ नहीं है। किसके लिए टफ नहीं है? जो बच्चे पढ़ेंगे, है ना। टीचर का ये काम नहीं है वो आपको गलत फहमी में रखे और लास्ट टाइम में आपको बोले कि हाँ ठीक है इतना हम दे देंगे, इतना हम करा देंगे, हो जाएगा। नहीं बच्चों, टीचर का काम बिल्कुल नहीं है आपको गलतफहमी में रखना। आप पढ़ोगे तो ही आपका रिजल्ट पॉसिबल है, आप पढ़ोगे तो ही आपको समझ आएगा, आप क्लासेस करोगे, आप क्वेश्चंस करोगे तो ही आपको समझ आएगा। नेक्स्ट है रिवीजन ऑफ नोट्स ऑन रेगुलर बेसिस। तो रेगुलर बेसिस पे हमें क्या करना है, नोट्स को अपने रिवाइज करते जाना है। कब कर पाओगे? जब नोट्स बना रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या है, इसको याद कर लो, क्लीन एंड क्लियर नोट्स अपना बना करके रखना है। इन द एंड, यानी कुछ तो होता है ना अंत में, है ना, सब बात हो जाता है और अंत में हमें अब अंत में क्या करना है। सो इन द एंड द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, यानी कि हमें पीवाईक्यू को सॉल्व करना है और सैम्पल पेपर को सॉल्व करना है। और डोंट वरी, मैम आपके साथ है, मैम आपको सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कराएगी। बस आपको क्या करना है, आपको उन क्वेश्चंस को मैम के साथ साथ सीखना है, समझना है, सॉल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, व्हाट शुड बी अवॉइडेड। तो आपको मैंने बताया कि हमें क्या करना है, तो अब ये भी तो होगा क्या नहीं करना है, क्या हमें नहीं करना है। तो सबसे पहला तो ये नहीं है कि तुम क्या करते हो, यूट्यूब पे गए और मोटिवेशनल वीडियो देखने लग जाते हो। मोटिवेशनल देखते 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 कितने रील्स तुमने स्क्रॉल डाउन कर दिए, तुम्हें खुद ही नहीं पता चलता है। तो ये सब चीज़ें हमें थोड़े बच्चों अवॉइड करनी है। ठीक है, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं एक सिर्फ बायोलॉजी नहीं है, और जो भी मैं बात बता रही हूँ ना, ये सिर्फ बायोलॉजी के लिए नहीं है बच्चों, ये आपके सारे सब्जेक्ट्स के लिए, जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम्स में सब्जेक्ट्स हैं, मतलब ये बायोलॉजी के लिए है, केमिस्ट्री के लिए है, फिजिक्स के लिए है, एसएसटी के लिए, मैथ्स के लिए है, हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए है। इस एक साल में आपको सारे सब्जेक्ट्स की पढ़ाई अच्छे से करनी है। अब तुम बोलोगे मैम इसमें कौन सी बड़ी बात है, 9th में भी तो हम ऐसे ही करते थे ना, 8th में भी तो मैम हम ऐसे ही करते थे ना। तो देखो इसमें बड़ी बात है। कैसे बड़ी बात है? तुम्हें 9th में 8th में बोर्ड एग्जाम तो नहीं देना होता था, है ना। स्कूल का एग्जामिनेशन हुआ, तुमने बहुत मेहनत की, मेहनत के अकॉर्डिंगली तुम्हें जो रिजल्ट मिलना था मिला, अगर नहीं मिला तो भी एक क्या लगता है, एक साइड कॉर्नर कि चलो कोई नहीं,
ठीक है, जो था वो था। लेकिन यहाँ तो तुम्हारा क्या है, बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर तुम टारगेट करते हो कि मुझे टॉप करना है, मुझे 100% लाना है, तो तुम्हारे पास सेकंड चांस तो नहीं है ना, तुम्हें एक ही बार में बेटर करना है, एक ही बार में तुम्हें अच्छे से करना है। तो इसके लिए मैं तुम्हें बिल्कुल गलतफहमी में नहीं रखूंगी, तुम्हें डेली डेली कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट की फॉर योर स्टडी, ठीक है। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है आपके स्टडी के लिए। कंसिस्टेंसी का मतलब ये हुआ कंसंट्रेशन आपके सब्जेक्ट पे, कि अगर हमें इतना देर पढ़ना है तो हमें इतना देर बैठ के पढ़ना है, बाकी के टाइम में अब ऐसा नहीं है आप सोचोगे मैम कब से बोले जा रही है पढ़ना है पढ़ना है, तो मैम हम बाकी का टाइम कब करें, बच्चे हैं हम खेले भी ना। खेलो, खेलो कूदो, एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, गाना सुनो, डांस करो, सारे काम को करो, लेकिन एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट के साथ करो, है ना। टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हें तो जब एग्जाम हॉल से निकलते हो तो याद आता है ना, ये क्वेश्चन का आंसर ये था, ये क्वेश्चन का आंसर ये था, या कभी कभी किसी किसी से सुनना आता था बट बन नहीं पाया, छूट गया, टाइम नहीं मिला, यानी कहीं ना कहीं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं था, है ना। तो इसी के लिए क्या है, इसी के लिए तो टेस्ट होता है ना, कि तुम्हें टॉपिक वाइज टेस्ट जब दिया जाएगा तो तुम टेस्ट भी लगाओगे, क्योंकि तुम जब 10 मिनट में या 20 मिनट में बैठ करके तुम्हें जब डीपीपी दिया जा रहा है तो तुम्हारे मन मर्जी के ऊपर है तुम कितने क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। लेकिन इससे क्या होगा, इससे ये बेनिफिट होगा टेस्ट से कि तुम्हें वो टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा कि हाँ इतने देर में तुम्हें इतने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। अवॉइड यूजिंग एडिशनल बुक्स एंड नोट्स, किसी भी एडिशनल बुक्स नोट्स को अवॉइड करोगे, ठीक है। डोंट मिस योर शेड्यूल लेक्चर, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो शेड्यूल लेक्चर है उसको मिस नहीं करना है। अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस, तो डिस्ट्रैक्शंस डोंट मिस एनी टेस्ट, टेस्ट को मिस नहीं करना है, वो भी आपको मैम ने बता दिया। और डिस्ट्रैक्शंस का मतलब ही सिंपल सा होता है हमारा मोबाइल फोन। अब तब हम बात करते हैं हमारा बायोलॉजी का जो पहला लेक्चर है, जो हमारा पहला जो चैप्टर है बायोलॉजी का, वो क्या है, लाइफ प्रोसेसेस, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या होता है ना बच्चों, जैव प्रक्रम। क्या होता है लाइफ प्रोसेसेस का मतलब, जैव प्रक्रम, यानी कि जीवन की प्रक्रियाएं, ठीक है। जैव मतलब क्या हो गया, जीवन, जो जीव जंतु है, और प्रक्रम मतलब प्रक्रियाएं होती हैं। अब थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा ना, लग रहा होगा कि मैम लाइफ प्रोसेसेस बोल दी, फिर अब ये क्या है मैम जैव प्रक्रम, ये क्या है मैम जीवन की प्रक्रियाएं। तो थोड़ा पहले याद करो मैंने क्या बताया था कि बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बन रहा था, एक क्या था बायो और दूसरा क्या था लॉजी, ठीक है। बायो का मतलब क्या था लाइफ, और लॉजी का मतलब क्या था टू स्टडी, है ना, स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी अबाउट लाइफ। सो बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विथ स्टडी अबाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी इससे तुम्हें क्लियर क्या समझ में आया कि बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। अब जब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना बच्चों, तो आप मुझसे पूछते रहना, कोई भी ऐसा टर्म नहीं है जिसमें उसके पूरे मीनिंग हिडन ना हो। बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी, यानी बायोलॉजी के जो टर्मिनोलॉजी होते हैं ना, वो सारे मीनिंग्स को क्लियर कर देते हैं। तो लाइफ का मतलब लिविंग हो गया, और प्रोसेसेस का मतलब क्या हो गया, प्रोसेसेस का मतलब हो गया प्रक्रियाएं। यानी एक जो लिविंग है, एक जो लाइफ है, वो जो भी प्रक्रियाएं करती हैं उनको हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, सिंपल। लेकिन अब तुम मुझसे पूछोगे कि मैम ये लाइफ का मतलब क्या होता है, ये भी बता दो, है ना। तो लाइफ को समझने से पहले थोड़ा हम ये जानते हैं कि लिविंग क्या है ना, लिविंग और नॉन लिविंग, क्योंकि हमने तो देखा है बायोलॉजी में हमें लिविंग के बारे में पढ़ना है। तो अब देखो यहाँ पे कितनी सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, कितनी सुंदर सुंदर चित्र हैं। क्या है ये, देखो ये एक बिल्डिंग है, ये एक चेयर है, यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हैं, आपकी एनसीईआरटी की बुक्स हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर्स हैं। तो जल्दी जल्दी बता दो बच्चों कि ये सब क्या है, ये नॉन लिविंग है या लिविंग है। तो तुम क्या बोलोगे, मैम इतना भी नहीं पता, ये नॉन लिविंग है ना, इतना तो पता है मैम हमें, ये नॉन लिविंग है। और तुम बोलोगे ये जो मैम आपको दिख रही है यहाँ पे, या फिर आपको यहाँ पे प्लांट्स दिख रहे हैं, ये आपको यहाँ पे एक लायन दिख रहा है, आपको फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, बैक्टीरिया दिख रहे हैं, अमीबा दिख रहे हैं, तो ये सारे क्या है मैम, ये जो आप सारा नाम ले रही हैं ये तो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना। मतलब कि एक क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है बच्चों, व्हाट क्राइटेरिया
should be decide whether something is alive. क्या मैंने बोला, ध्यान से सुनना. What criteria should be decide whether something is alive. यानी कोई तो ऐसी क्राइटेरिया होगी जिससे मैम आप बता पा रहे हो कि ये नॉन लिविंग है या लिविंग है, वरना मैम ये भी लिविंग हो सकता है और ये भी नॉन लिविंग हो सकता है ना. कोई तो ऐसी क्राइटेरिया होगी, क्योंकि साइंस तो हमेशा क्या करता है, चीजों को प्रूव करता है. हमने पढ़ा ना कि साइंस क्या है, एक्सप्लोरेशन ऑफ नेचुरल वर्ल्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ थिंग्स. कि किसी भी चीजों को हम पहले क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं, देन हम उन पे क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं. तो कोई तो ऐसी क्राइटेरिया होगी ना बच्चों, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि समथिंग इज अलाइव और समथिंग इज क्या है, समथिंग इज नॉट अलाइव. तो देखते हैं एक बार क्राइटेरिया क्या है. इसको एक्चुअल में एक हमारा बहुत अच्छा सा निमोनिक्स है जिसके हम थ्रू समझेंगे. निमोनिक्स क्या है, तो बच्चों हमारा निमोनिक्स है ग्रीन 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 चार्म. क्या है बच्चों, ग्रीन चार्म, है ना. अब आप बोलोगे मैम ये क्या अलग सा है, कुछ समथिंग इज डिफरेंट मैम. ग्रीन चार्म एक निमोनिक्स है जिसके थ्रू हम ये समझेंगे कि ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के हैं. ठीक है, यानी जो हमारे टेबल है, हमारे जो चेयर है, हमारा जो बिल्डिंग हमने देखा था इमेजेस में, वो क्या करेंगी, उनमें ये सारी फीचर्स नहीं होंगी, है ना, उनमें ये सारी फीचर्स नहीं होंगी. तो देखते हैं बच्चों, ग्रीन चार्म, जी फॉर ग्रोथ. ठीक है, R फॉर रिप्रोडक्शन, E फॉर क्या है, तो E फॉर है आपका एक्सक्रीशन. ठीक है, और आपका S ये R फॉर क्या है आपका रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, N फॉर क्या है आपका न्यूट्रिशन, C फॉर है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, H फॉर है होम्योस्टैसिस, A फॉर है अडेप्टेशन और R फॉर क्या है रेस्पिरेशन, M फॉर क्या है बच्चों मूवमेंट. ठीक है, आया समझ, ये आपको आया समझ बच्चों. अब देखो यहाँ पे जी के बाद एक्चुअल में आपका ये डबल आर है. ठीक है, ये क्या है आपका डबल आर है यहाँ पे. ऐसे कर देना ग्रीन चार्म. ठीक है, जी फॉर क्या हो जाएगा, ग्रोथ. तो एक एक को अब बहुत अच्छे से समझते हैं. ग्रोथ का मतलब क्या होता है. अब देखो इमेजेस में जो आपकी जो चेयर थी, जो टेबल थी, जो बिल्डिंग थी, उनमें ग्रोथ होती है क्या, नहीं होती. आप बोलोगे बिल्कुल नहीं, है ना. लेकिन एक जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, जब एक छोटू सा बेबी जब जन्म लेता है तो फिर उसका तो ग्रोथ होता है ना, उसका धीरे धीरे क्या बढ़ता है, हाइट बढ़ता है. या एक जो स्मॉल प्लांट होता है इज कन्वर्टेड इनटू बिग ट्री, है ना, वो एक बड़े पेड़ में कन्वर्ट होता है. तो ये क्या है बच्चों, ये है ग्रोथ. यानी किसी के साइज में, किसी के नंबर में चेंजेस हो रहा है, वो क्या हो गया, वो हो गया ग्रोथ. ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों रिप्रोडक्शन का. तो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी कॉपी बनाती है. यानी कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक यंग वंस को प्रोड्यूस करती है. ठीक है, ये क्या होता है, ये आपका दो टाइप का होता है एक्चुअल में, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. मतलब कि जहाँ पे सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वहां पे भी यंग वंस आते हैं, और जहाँ पे दो पेरेंट यानी मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं वहां भी क्या होते हैं, यंग वंस आते हैं. ठीक है, तो आपका रिप्रोडक्शन हो गया. यानी कि रिप्रोडक्शन भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है बच्चों, तो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है. बात करते हैं फिर आर फॉर क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. क्या है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई. सो व्हाट इज स्टिमुलाई, स्टिमुलाई क्या है. देखो आपको सपोज आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, या मैं यहाँ पर खड़ी हूँ और आप कहीं पर बैठ के क्लासेस ले रहे हो, है ना. या तो आप क्लासरूम में बैठ के क्लासेस ले रहे हो, या तो आप अपने घर में बैठ के क्लासेस ले रहे हो. तो आपको किसी मॉस्क्यूटो ने आके बाइट किया. ठीक है, क्या हुआ, आपको किसी मॉस्क्यूटो ने आके बाइट किया. तो आप क्या करते हो बच्चों, आप हाथ को सडनली क्या करते हो, वहां से खींच लेते हो, है ना. ऐसा तो नहीं करते हो कि हाथ अपना और आगे कर देते हो, मॉस्क्यूटो को दे देते हो. आप क्या करते हो, सडनली उसको खींच लेते हो. तो यानी कि वो जो मॉस्क्यूटो था ना बच्चों, मॉस्क्यूटो को हम यहाँ पे स्टिमुलाई बोलते हैं, जिसके अगेंस्ट में आपके बॉडी ने रिस्पॉन्स किया.
और इसे हम अपने बायोलॉजी के लैंग्वेज में ना सेंसिटिविटी भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई है इसे हम क्या बोलेंगे, तो इसे हम सेंसिटिविटी भी बोल सकते हैं। यानी कि वी कैन सेंस आवर इन्वायरमेंट। आपको जब बहुत ठंड लगती है तो आप स्वेटर डाल रहे हो, यानी आपके बॉडी क्या कर रहे हैं, आपके जो सेंस ऑर्गन है वो इस इन्वायरमेंट को सेंस कर रहे हैं। आपको बहुत गर्मी लग रही है तो आप फैन ऑन कर रहे हो, आप एसी का स्विच ऑन कर रहे हो, आप कूलर ऑन कर रहे हो, क्योंकि आपकी बॉडी को क्या हो रही है, हीट फील हो रही है। यानी आपके सेंस ऑर्गन्स एक्टिव हैं और वो इन्वायरमेंट को सेंस कर पा रहे हैं। जो स्टिमुलाई है वो स्टिमुलाई हीट भी हो सकती है, वो स्टिमुलाई आपके ये कोल्ड भी हो सकते हैं, मतलब स्टिमुलाई आपका टेम्परेचर हो सकता है, या स्टिमुलाई जो है वो आपका ये मॉस्किटो भी हो सकता है। तो जिस स्टिमुलाई के अगेंस्ट में आपके बॉडी ने रिस्पॉन्स किया बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं, सेंसिटिविटी बोलते हैं, है ना। आई होप सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो कमेंट में वाई लिख दो, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन क्या है, व्हाट इज एक्सक्रीशन। तो हमारे जो बॉडी है ना बच्चों, हम देखो हमारे स्किन्स में यहाँ पे स्वेट ग्लैंड होते हैं, तो यहाँ से क्या होता है, स्वेटिंग होता है, यानी पसीना हमें निकलती है ना। तो ये सब क्या है, ये सब एक्सक्रीशन है। आपको मैं आगे के लेक्चर में बताऊंगी कि जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, जो हमारा अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकलता है, उसे हम एक्सक्रीशन नहीं बोलते हैं, उसे एक हम अनदर टर्म यूज करते हैं, दैट इज ईजेशन। क्या हम यूज करते हैं, ईजेशन। ये मैंने क्यों यूज किया बच्चों, क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता है कि एक्सक्रीशन जो है वो ईजेशन है। बच्चे डिफरेंस ही नहीं समझ पाते हैं कि एक्सक्रीशन क्या है और ईजेशन क्या है, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों न्यूट्रिशन का, कि न्यूट्रिशन क्या है। तो ऐसे तो हम अपने चैप्टर में बहुत ही अच्छे से डीपली समझने वाले हैं न्यूट्रिशन क्या है, बट यहाँ समझ लो कि जब कोई भी तुम फूड लेते हो, है ना, तो व्हाई डू वी नीड फूड, है ना, हमें फूड का क्यों जरूरत है। तो तुम बोलोगे मैम हमें फूड का इसलिए जरूरत है ताकि हमें उससे एनर्जी मिले, है ना। और हमें एनर्जी क्यों चाहिए बच्चों, तो हमें एनर्जी चाहिए गाना गाने के लिए, डांस करने के लिए, खेलने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, यानी सारी एक्टिविटीज के लिए हमें एनर्जी चाहिए। तो एक्चुअली में जो न्यूट्रिशन होता है उसका मतलब हो गया इनटेक ऑफ फूड, ठीक है। हम आगे बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, उसका न्यूट्रिएंट्स का इनटेक करना और हमारे ही बॉडी के द्वारा उसको यूटिलाइजेशन किया जाना, वो हमारा न्यूट्रिशन होता है। ये हम क्या डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, तो ये हम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि क्या ऐसे क्राइटेरिया है जिससे हम ये बता सकते हैं कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है और कोई नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन। तो क्लास 9th में तो सबने पढ़ा होगा, है ना। अब कुछ बच्चों ने बहुत सीरियसली पढ़ाई की होगी, कुछ बच्चों ने पढ़ाई ही नहीं की होगी। हमारे क्लास 9th में एक चैप्टर था ना, क्या था हमारा चैप्टर, एक सेल वाला चैप्टर था, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ था। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा सेल होता है। तो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन से मतलब क्या है, मतलब कि एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सेल से, और सेल जो है बहुत सारे सेल से टिश्यू बनेंगे, बहुत सारे टिश्यू से क्या बनेगा, ऑर्गन बनेगा, और ऑर्गन से बहुत सारे ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बनेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म या सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि हमारा जो लाइफ है वो एक सेल पे डिपेंडेंट है ना। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, हमने पढ़ा है ना क्लास 9th में, है ना, भूल तो नहीं गए, पढ़ा है ना हमने बच्चों। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है होम्योस्टैसिस। इसका मतलब क्या होता है होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, आपके जो बॉडी का टेम्परेचर होता है ना बच्चों, और जो एक्सटर्नल टेम्परेचर है वो अलग है, आपके बॉडी का टेम्परेचर अलग है। तो एक्सटर्नल टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली आपके बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपने आपको क्या करता है, उसके अकॉर्डिंगली मेंटेन करता है, ठीक है। आगे जब हम लाइफ प्रोसेसेस में, जब हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम ये पढ़ेंगे कि ये कौन सा मैकेनिज्म है, ये क्यों होता है और ये कैसे होता है। तो बस इतना समझना है तुम्हें। कोई पूछा कि होम्योस्टैसिस क्या है, तो तुम बोलोगे मैम ने बताया है कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जब हमारा बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन
मेंटेन करता है उसके अकॉर्डिंगली ताकि हम सरवाइव कर सके, तो उसे हम होम्योस्टेसिस बोलते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है, तो देखो बच्चों, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ना, उनका एक सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर्स है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन हम में होती रहती है। अडेप्टेशन का मतलब क्या है, अडेप्टेशन का मतलब है कि हम उन सारी चीज़ों को अडेप्ट करते जाते हैं जिससे हमारा सर्वाइवल हो पाए, है ना, जिससे क्या हो, हमारा सर्वाइवल हो पाए। अब जैसे जो रेप्टाइल्स हैं वो रेंगती हैं, यानी उनमें वो एक अडेप्टेशन है। एम्फीबियंस है, एम्फीबियंस यानी जो लैंड पे भी रह सकते हैं, जो वाटर में भी रह सकते हैं, उनमें वो एक तरह का अडेप्टेशन है। जो बर्ड्स हैं उनमें फ्लाइट मैकेनिज्म है, यानी हमारी बर्ड्स उड़ती है ना, है ना, तो उनमें वो एक तरह का अडेप्टेशन है। हमारे पास क्या है, तो हमारे पास एक बड़ा अच्छा हमारा क्या है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारा दिमाग है, हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, हम सब चीज़ों को कंट्रोल कर पाते हैं, है ना, हम सारे ऑर्गेनिज्म पे कंट्रोल करते हैं, है ना। हमारा सबसे क्या है, एडवांस्ड वर्जन है हम इवोल्यूशन के। तो ये अडेप्टेशन जरूरी है ना। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें अडेप्टेशन समय समय पे होना जरूरी है। क्यों, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के लिए, ताकि वो अपने आप को सर्वाइव कर पाए। नेक्स्ट क्या है बच्चों, रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो बच्चे होते हैं ना, उनको रेस्पिरेशन से क्या समझ आता है, सिंपली उनको ये लगता है कि इनहेलेशन ऑफ O2, यानी कि मैम जो हम ऑक्सीजन लेते हैं ना और जो हम CO2 छोड़ते हैं उसको रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो आपको इस लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में मैं ये बताऊंगी कि ये बिल्कुल ही रेस्पिरेशन नहीं है। जो आप सांस लेते हो ना बच्चों ऑक्सीजन के फॉर्म में, और जो आप CO2 को जो ब्रीद आउट करते हो ना, उसे हम एक्चुअल में ब्रीदिंग बोलते हैं। रेस्पिरेशन क्या होता है, तो देखो, जब तुमने खाना खाया यानी जब तुमने फूड लिया, तो उसके बाद यानी तुमने जब न्यूट्रिशन किया, उसके बाद जब तुम O2 को इनहेल करते हो ना, तो आपके वो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होते हैं, और उससे जब आपको एनर्जी मिलता है तो उसको हम एक्चुअल में रेस्पिरेशन बोलते हैं। क्योंकि एट द एंड ऑल ओवर तुम्हें तो एनर्जी चाहिए, है ना। तुम पिज्जा क्यों खाते हो, एनर्जी के लिए। तुम बर्गर क्यों खा रहे हो, एनर्जी के लिए, है ना। तुम पिज्जा खाते हो, बर्गर खाते हो, तुम मोमोज खाते हो, चाउमीन क्यों खाते हो, क्यों खाते हो, एनर्जी के लिए खाते हो, है ना। अब वो अलग बात है कि बच्चों को समझ में नहीं आता है कि इसमें हमारे जो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमें नहीं मिलते हैं। जो हमारा घर का खाना होता है, जो हमारे मम्मी के हाथ का खाना होता है, उसमें हमें सारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, है ना। लेकिन समझ तो आता नहीं है। फास्ट फूड जो होते हैं उसके प्रति सबको क्रेविंग्स होते रहता है। तो वो आपका रेस्पिरेशन है, जब वो एनर्जी में जो है आपके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जब वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, आपके जो फूड है वो एनर्जी में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद क्या है आपका मूवमेंट। क्या है आपका मूवमेंट। तो मूवमेंट क्या है, तो आप बोलोगे सिंपली, आप एग्जांपल दोगे, मैम जो आप चल रही हैं, जो आप मूव कर रही हैं, इसे तो मूवमेंट बोलते हैं ना। तो फिर ये बता देना कि जो मैंने पेड़ का आपको इमेजेस दिखाया था, यहाँ पे हमारा एक ग्रीन प्लांट है, तो इसमें तो मूवमेंट नहीं हो रही है। ये तुम्हें कभी मूव करते हुए दिखाई देता है कि कभी इधर से उधर चल के चला गया। तो फिर बता देना जरा जल्दी से कि इसमें मूवमेंट कैसे हो रही है, कैसे बताओगे कि प्लांट्स में मूवमेंट हो रही है। तो बच्चों आपने पढ़ा था क्लास 9th में, जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू थे, जो वेस्कुलर टिश्यू थे प्लांट्स में, क्या थे, दो थे। पहला क्या था, जाइलम टिश्यू, और दूसरा क्या था, फ्लोएम टिश्यू, है ना। जाइलम टिश्यू क्या कर रहा है, तो जो सोयल है उससे उसके जो रूट्स हैं वो वाटर को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और प्लांट्स के पूरे पार्ट्स तक पहुंचा रहे हैं, है ना। और जो फ्लोएम टिश्यू है वो क्या कर रहा है, तो जब लीफ जो है फोटोसिंथेसिस करने के बाद खाना बना दे रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो पूरे प्लांट के पार्ट को चाहिए, क्योंकि खाना तो पूरे प्लांट के पार्ट को चाहिए ना। वो अलग बात है लीफ ने केवल बनाया, है ना। जैसे हमारी मम्मी खाना बनाती है तो हम सारे बच्चों को देती है, मम्मी खाना बनाने के बाद पापा को देती है, दादी को देती है, दादाजी को देती है, सारे बच्चों को देती है ना। तो वैसे ही क्या है, जब लीफ फोटोसिंथेसिस करके खाना बना रहा है तो वो सारे प्लांट्स के पार्ट को देगा। तो वो भी एक तरह का बच्चों मूवमेंट है ना। वो भी एक तरह का क्या है, मूवमेंट है। आपके बॉडी में जो आपके ब्लड सेल्स हैं, पूरे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने के बाद उसको पूरे बॉडी में उसका ट्रांसपोर्टेशन करा रहे हैं, वो भी एक तरह का मूवमेंट है। यानी कि मूवमेंट इंटरनल भी हो सकती है, मूवमेंट एक्सटर्नल भी हो सकती है। जो हम ये चल रहे हैं ये एक्सटर्नल मूवमेंट है, एंड दैट टाइप ऑफ मूवमेंट इज इंटरनल मूवमेंट। यानी कि बस ये समझ लो तुम कि ये जो भी
हमारे निमोनिक्स जो हैं इनको जो फॉलो करेगा, जो भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करेंगे, सच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो मैम के क्वेश्चन का आंसर सारे बच्चों को मिल गया कि व्हाट क्राइटेरिया शुड बी डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव। तो आप बोलोगे आंसर में कि मैम इस निमोनिक्स को जो भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करेंगे वो हमारे क्या हो गए, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो गए। अब यहाँ पे ना ये जो निमोनिक्स है उससे एक और हमें अलग वर्ड के बारे में पढ़ना पड़ता है। वो क्या है बच्चों, वो है मेटाबॉलिज्म। क्या है वो, मेटाबॉलिज्म। यानी कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का ये सबसे मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है, तो देखो sum total of all the biochemical reactions involved in maintaining the living conditions of the cell। यानी आपके जो सेल्स है ना वहां पे जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, मतलब वहां पे बायोलॉजिकल जो ऑर्गन्स हैं, उनके जो टिश्यूज से भी उनके जो सेल्स हैं, उनमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो क्या है, वो मेटाबॉलिज्म है। ये जो मेटाबॉलिज्म है ना बच्चों, ये मेटाबॉलिज्म एक्चुअली में दो टाइप का होता है, ठीक है। पहला क्या होता है, पहला होता है कैटाबॉलिज्म और दूसरा क्या होता है, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म, कैटा यानी कि मतलब नाम से ही क्लियर है कि इट इज अ सीरीज ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शंस दैट ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर वंस। बस तुमको इसको ऐसे समझना है, कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और जब वो ब्रेक होता है और सिंपलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है, सिंपलर वंस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसे हम कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। मतलब कट यानी वो जब टूट रहा है, वो ब्रेक हो रहा है, ठीक है। कौन ब्रेक हो रहा है, कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हो रहा है। जैसे देखो डाइजेशन ऑफ फूड इसका एग्जांपल है, यानी कि जब तुम फूड खाते हो है ना, तो तुमने फूड किस फॉर्मेट में लिया है, यानी तुमने मानो चावल खाया है मीन्स यानी कि कार्बोहाइड्रेट खाया है, तुमने पल्सेस लिया है यानी कि मीन्स तुमने प्रोटीन लिया है बच्चों, तुमने ग्रीन वेजिटेबल्स लिया है यानी तुमने क्या किया है, तुमने विटामिन्स लिया है, अमाइनो एसिड्स लिया है, ठीक है। तो ये बच्चों क्या होते हैं, हमारे बॉडी में जा करके विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन, विद द हेल्प ऑफ डाइजेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, ये सारे जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल हैं ये टूटते हैं। और टूटने के बाद किस में टूटते हैं, कि सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटते हैं, ठीक है, सिंपलर फॉर्म में टूटते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम कैटाबॉलिज्म बोलते हैं, ठीक है। क्या हम बोलते हैं इसे, कैटाबॉलिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्या होता है बच्चों, एनाबॉलिज्म, यानी कि इट इज अ सीरीज ऑफ आल्सो बायोकेमिकल रिएक्शन। ये भी एक तरह का क्या है, बायोकेमिकल रिएक्शन है। दैट सिंथेसाइज, यानी यहाँ पे चीजें टूट रही थी, यहाँ पे चीजें क्या हो रही थी, टूट रही थी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या वर्ड यूज है, सिंथेसाइज, यानी कि दैट सिंथेसाइज मॉलिक्यूल्स फ्रॉम स्मॉलर कंपोनेंट्स। यानी यहाँ पे क्या होगा बच्चों, स्मॉलर कंपोनेंट से कोई एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनेगा। और वही उल्टा कर देते हैं कैटाबॉलिज्म में। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर में टूट रहा है, और यहाँ पे सिंपलर जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या कर रहे हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को बना रहे हैं। जैसे देखो water and carbon dioxide react to produce glucose and oxygen for the process of photosynthesis। यानी जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है तो वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज होता है, ठीक है। वहां पे क्या होता है बच्चों, तो वहां पे वाटर का यूज होता है। और वो क्या करते हैं, तो वो विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, सनलाइट के हेल्प से, और जो प्लांट्स में जो उनके लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होती है उनके हेल्प से अपना क्या करते हैं, फूड बना लेते हैं। और वो फूड कौन सा बना लेंगे, तो उन्होंने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल क्या किया, उन्होंने ग्लूकोज बना लिया, जिसे हम C6H12O6 बोलते हैं। और ग्लूकोज क्या है, तो ग्लूकोज उनका फूड हो गया। यानी इन्होंने सिंपलर चीजों को यूज करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लिया। और कैटाबॉलिज्म में वही उल्टा हो गया कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूट गया। यहाँ पे तुम ये भी एग्जांपल दे सकते हो कि जो प्रोटीन होता है वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होता है, तो जो आपके प्रोटीन्स हैं वो अमाइनो एसिड के फॉर्म में टूट रहे हैं। वो डेट टाइप ऑफ एग्जाम्पल जो हो गया आपका
कैटाबॉलिज्म हो गया। फिर एनाबॉलिज्म में उसका उल्टा कर दोगे कि जो हमारे छोटे छोटे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, उनके बीच में जो बॉन्ड होता है पेप्टाइड बॉन्ड, उससे मिलकर के प्रोटीन बना रहे हैं। तो वो तुम यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हो, ठीक है। यानी क्या समझना है कि कोई भी जो हमारी कॉम्प्लेक्स चीजें जो टूट रही हैं छोटे छोटे फॉर्म में, उनको हम कैटाबॉलिज्म बोल रहे हैं। और इधर हम एनाबॉलिज्म किसको बोल रहे हैं, जो छोटी छोटी चीजें जुड़ के एक हमारी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना रही हैं। तो आ गया समझ में इतना सारे बच्चों को? कहीं पे कोई प्रॉब्लम? कुछ भी अगर क्वेश्चंस आपको पूछना है, आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चंस अराइज हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। और अगर सबको समझ आ गया तो अब बढ़ते हैं आगे थोड़ा सा अपने चैप्टर के इंट्रो पार्ट पे। इतना तो हमने चैप्टर के अपने टाइटल को पढ़ा कि लाइफ प्रोसेसेस, क्योंकि क्या है कि जब आप अपने टाइटल को अच्छे से समझ जाओगे ना बच्चों, ये जब जो कॉमन टर्मिनोलॉजी आप समझ जाओगे तो पूरे चैप्टर को पढ़ाई करने में हमें बहुत आसानी मिलती है, ठीक है। लाइफ प्रोसेसेस क्या होता है, तो देखो द बेसिक फंक्शंस, ठीक है, क्या है बच्चों, देखना द बेसिक फंक्शंस टू, इस बेसिक फंक्शन से या द बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन देयर लाइफ या टू सस्टेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। कुछ नहीं समझ आया, बिल्कुल ब्लैंक चला गया, तो फिर से सुनो। देखो द बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज या द बेसिक फंक्शंस, ठीक है, जो भी बेसिक फंक्शंस है या जो भी बेसिक इसेंशियल एक्टिविटीज है परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म्ड कर रहा है। क्यों परफॉर्म कर रहा है? टू मेंटेन देयर लाइफ, ठीक है, टू सस्टेन देयर लाइफ, ठीक है, अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपने लाइफ को सस्टेन करने के लिए ऑन दिस अर्थ इज कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। आया समझ कि जो भी हमारे बेसिक एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारे इसेंशियल एक्टिविटीज हैं, जो भी हमारे डेली एक्टिविटीज हैं, उनको एक लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए, उसको सस्टेन करने के लिए, उसे हम लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं, ठीक है। और ये एक्चुअली क्या होते हैं बच्चों, तो ये जो लाइफ प्रोसेसेस होते हैं वो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में बेसिकली क्या करना है, 4 हमारे इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं क्या करना है, हमें अपने सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है बच्चों, ठीक है। तो हमें क्या क्या अपने 4 बेसिक लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो पहला बेसिक लाइफ प्रोसेसेस है वो है न्यूट्रिशन, दूसरा क्या है रेस्पिरेशन, और तीसरा क्या है ट्रांसपोर्टेशन, और चौथा क्या है एक्सक्रीशन। अब देखो इसको तो हम बहुत अच्छे से समझेंगे ही चैप्टर में, लेकिन थोड़ा सा पहले यहाँ पे समझ लेते हैं कैसे देखना एक दूसरे से ये इंटरलिंक्ड है। न्यूट्रिशन का बात करते हैं, तो सबसे पहले तुमने क्या किया, न्यूट्रिएंट्स को लिया। न्यूट्रिएंट्स को तुमने कैसे लिया, वो जो आपके फूड प्लेटर है, जो आपको खाने की थाली मिली है, उसमें तो न्यूट्रिएंट्स है ना बच्चों, उसमें क्या है, उसमें न्यूट्रिएंट्स है, वरना तुम फूड क्यों लेते, तुम इसीलिए ले रहे हो ना क्योंकि वो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है। तो जब तुम उस न्यूट्रिएंट्स को लिए और इनटेक किए और तुम्हारे बॉडी ने उसको यूटिलाइज किया तो वो न्यूट्रिशन हो गया। फिर जब ने तुमने O2 लिया, यानी जब तुम ब्रीद इन किए तो उस टाइम में आपके जो वो ग्लूकोज हैं, आपके जो वो फूड हैं, जो आपके फूड हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं किस फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। जो कि हमने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या था, आपका पावर हाउस ऑफ द सेल था, क्योंकि वहां पे एनर्जी बन रही थी। और यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल हम किसे बोल रहे थे बच्चों, तो एटीपी को बोल रहे थे, है ना। एटीपी क्या होता है, एटीपी आपका एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी इज नोन एज यूनिवर्सल एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ये माइटोकॉन्ड्रिया में बनता है। तो ये जो रेस्पिरेशन है इससे हमें एनर्जी मिला एटीपी के फॉर्म में, ठीक है, यानी उसका यूनिट क्या है, एटीपी है। अब हमें जब एनर्जी मिला तो या जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऐसा तो नहीं है कि हमें पर्टिकुलर एक ऑर्गन को चाहिए, नहीं ना, हमारे सारे ऑर्गन्स को चाहिए, इवन सारे हमारे सेल्स को भी चाहिए सरवाइव रहने के लिए, या जो भी हमारे सेल्स को टिश्यू को जो भी रिपेयरिंग करना है उनके लिए चाहिए। तो उसके लिए क्या होता है, जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना बच्चों, वो पूरे बॉडी में उन चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करते हैं। उनका काम किसका होता है, उनका काम ट्रांसपोर्टेशन का होता है, तो उसे हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। बचा कुछ वेस्ट, बचा कुछ अनडाइजेस्टेड वेस्ट, तो वो इजेशन हो गया, या कुछ वेस्ट
जैसे स्वेटिंग हो गया या कुछ हमारे गैसेस हो गए, तो वो जो हमारे बॉडी से जो बाहर जा रहे हैं, ठीक है, हमारे स्किन्स के थ्रू जा रहे हैं, या हम डाइजेस्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे एनएस के थ्रू बाहर जा रहे हैं, तो एक्चुअल में वो हमारा इजेशन और एक्सक्रीशन हो गया, ठीक है। तो हमने पढ़ा इसको अच्छे से इंटरलिंक्ड करके कि जब हम खाना खा रहे हैं और उसको एनर्जी में कन्वर्ट करके पूरे बॉडी को दे रहे हैं और जो बचा हुआ चीज है उसको बाहर निकाल रहे हैं, यही तो हमें पढ़ना है। किसमें? अपने इस चैप्टर में, है ना। हमारे चैप्टर में हमें बस पूरा यही पढ़ना है कि कैसे तुम खाना खा रहे हो, कैसे तुम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो, कैसे उससे तुम एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हो और पूरी बॉडी को कैसे वो एनर्जी दे रहे हो, और जो बचा हुआ है, जो खराब है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो बेकार की है, जो हार्मफुल है, उसको कैसे अपने बॉडी के थ्रू बाहर निकाल दे रहे हो। आया समझ चैप्टर का मतलब अच्छे से? अब बात करते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे? न्यूट्रिशन के बारे में। तो देखो बच्चों, इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि तुम्हारे द्वारा न्यूट्रिएंट्स का इनटेक किया जाना और तुम्हारे ही द्वारा उसका यूटिलाइजेशन करना इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। जब तुम कोई भी फूड लेते हो यानी तुम उसमें न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो और तुम उसका यूटिलाइजेशन कर रहे हो, उसे हम क्या बोल रहे हैं? उसे हम न्यूट्रिशन बोल रहे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बच्ची के आप फूड प्लेटर में देखो बहुत सारे ग्रीन वेजिटेबल्स आपको दिख रहे हैं, है ना। यहाँ पे जूसेस है बच्चों, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे फ्रूट्स है। तो ये क्या कर रही है? अपने न्यूट्रिएंट्स को ले रही है ना। और जब न्यूट्रिएंट्स को लेगी तो उसको खुद ही क्या करेगी? यूटिलाइज करेगी, या फिर हम करेंगे या तुम सब करोगे, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि मैम आप जो ये बोल रहे हो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मैम ये भी बता दीजिए कि न्यूट्रिएंट्स क्या होता है। तो देखना, न्यूट्रिएंट्स आर द सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर ग्रोथ करने के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एनर्जी के लिए, या रिपेयरिंग ऑफ जो हमारे सेल्स हैं, जो टिश्यूज हैं, ठीक है, उनके रिपेयरिंग के लिए, ये सब के लिए हमें इन न्यूट्रिएंट्स का ज़रूरत है। ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं बच्चों? तो ये न्यूट्रिएंट्स के कैटेगरी जो होते हैं, कैटेगरी में बहुत सारे आपके डिफरेंट कैटेगरी होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन्स हो जाता है, विटामिन हो गया, अमाइनो एसिड्स हो गया, ठीक है, ये सारे क्या है बच्चों? तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं। आया समझ न्यूट्रिएंट्स क्या है? और ये भी समझ आया कि न्यूट्रिशन क्या है? यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। न्यूट्रिशन क्या है? इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। और जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या है? तो वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में है, वो हमें प्रोटीन के फॉर्म में मिलेगी, वो हमें विटामिन के फॉर्म में मिलेगी, वो हमें अमाइनो एसिड के फॉर्म में मिलेगी, ठीक है। इतना सारे बच्चों को समझ आ गया। अब उसके बाद हम ये समझते हैं बच्चों कि हमारे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, इसको वैसे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक्चुअल में टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन या मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? तो देखो, जो सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म का बात कर रही हूँ, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं ना बच्चों, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कैटेगरी जो होता है, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी उनके न्यूट्रिशन लेने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। यानी हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बना रहे हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट हो। अब उसमें भी जब डिपेंडेंट तो हो सकता है कि कोई ऑर्गेनिज्म अपने होल फूड को ले रहे हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड को बाहर ही बाहर डाइजेस्ट करके उसे सिर्फ न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर रहे हो, या हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को सरवाइव करने के लिए किसी ऑर्गेनिज्म का सहारा ले रहे हो, है ना, और उसको बिना मारे हुए अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहे हो। तो इसे हम बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म क्या करता है? वेरी करता है। तो बेसिकली दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड इज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब फिर से मैम क्या बोलेगी? बायोलॉजी इज ऑल अबाउट टर्मिनोलॉजी। कैसे मैम? तो देखो, ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, और ट्रॉपिक मतलब होता है नरिशमेंट, यानी कि जो अपना खाना खुद बना ले, जो अपने आप को नरिश करने के लिए क्या करे?
अपने से अपना खाना बना ले, जो सेल्फ डिपेंडेंट हो, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अनदर ऑर्गेनिज्म, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, एंड सच टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें हमारे एग्जांपल्स ग्रीन प्लांट्स आते हैं, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं, ठीक है। और इसके भी हमारे क्या होते हैं बच्चों, इसके भी हमारे दो टाइप होते हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के। पहला क्या होता है, तो पहला होता है फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है कीमो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वही अगर हम बात करते हैं बच्चों हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हेट्रो मतलब होता है अनदर, डिफरेंट, तो यानी कि जो अपने फूड के लिए अनदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट है, जो अपना खाना खुद नहीं बना रहे हैं, है ना, तो वो क्या है, वो हेट्रोट्रॉप्स है, एंड दैट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसके भी तीन हमारे फर्दर कैटेगरी है, सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या है तीसरा हमारा है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये जो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है बच्चों, इसको हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही आसानी से समझ कर जो है अपने एक एक टॉपिक्स को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।